बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान में जो रहबर आला मुश्तबा खामनाई के नाम लिखा गया ख़त लीक हुआ है तो उसका मसला अब ज़्यादा संगीन हो गया है और ख़त लिखने वालों के बारे में ईरान की जो मौलवियों की सरकारी न्यूज़ एजेंसियां हैं वो तकरीबन इनको गद्दार करार दे रही हैं। तो ये ख़त की कैफियत क्या थी और इससे क्या मामला ज़ाहिर होता है, ये महज एक ख़त नहीं है बल्कि इस बात की इलामत है कि ईरान के अंदर हकूमती हलकों में जो ज़िम्मेदार समझदार लोग हैं और जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान के साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है और मामलात किस कदर संगीन है। ये ख़त बज़ाहिर मुश्तबा खामनाई के नाम लिखा गया, लेकिन असल में इसका मुखातिब जनरल वहीदी है जो पासदारान इनकलाब का चीफ है और जनरल वहीदी के साथी हैं जो इस वक्त ईरान का निज़ाम चला रहे हैं। और इस ख़त पे हुक्मरान तबकात के बहुत सारे ज़िम्मेदार अफसरों के दस्तखत हैं, जिनमें ख़ुद सदर कालीबाफ यानी ईरान का सदर कालीबाफ, जिस पर इससे पहले अली खमनाई ने भी इज़हार एतमाद किया था कि ये बड़ा अच्छा सदर है, वो उसके दस्तखत हैं। पार्लियामेंट के स्पीकर कालीबाफ जो हार्ड लाइनर्स में शुमार होते हैं, वो भी इस ख़त पर दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। और इसके अलावा अब्बास इराक़ची और एक चौथा नुमाया नाम है, ये साबिक मुज़ाकराती टीम जो इब्राहिम रईसी के दौर में जिसने मुज़ाकरात किए थे अमेरिका से, उस टीम का सरबराह मुस्तफ़ा पौर मुहम्मदी, ये भी शामिल है और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इस ख़त का खुलासा जो था वो ये था कि ईरान की माशी हालत बहुत संगीन हो चुकी है और ईरान इससे जंग की तबाही का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए बराह करम लचक पैदा करे और अमेरिका से एटमी मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे। ये चीज़ें इन्होंने ख़त में लिखी और ये ख़त लीक इस तरह हुआ कि एक बड़े ज़िम्मेदार ओहदेदार के पास जब ये ख़त गया कि आप भी इस पर दस्तखत कर दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया दस्तखत करने से और बाद में उन्होंने दूसरे लोगों को बता दिया कि ये ख़त मेरे पास आया था, मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए। और उसके बाद फिर ये ईरान की न्यूज़ एजेंसियों ने भी ये ख़बर जारी कर दी और यानी इस लीक शुदा ख़बर को ईरान की सरकारी तस्दीक भी हासिल हो गई। और इसी ख़त के लीक होने पर जो सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरानी लीडर आपस में कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, तो ये मुहावरा है, ज़ाहिर कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ रहे बल्कि इख्तिलाफ़ राय की संगीनी इस ख़त से ज़ाहिर होती है। और अब मामला जो है वो इन लोगों की वफादारी मशकूक होने की तरफ चला गया। मिसाल के तौर पर मौलवियों की एक न्यूज़ एजेंसी है नौर न्यूज़ एजेंसी, तो नौर न्यूज़ एजेंसी ने एक वीडियो जारी की जिसमें ये बताया गया, को बताने वाला को कमेंटरेटर जो था, जो उसका नाम नहीं था ऐसी वीडियो में, वो ये बता रहा था कि ये जो सदर पज़ेश्कियान और कालीबाफ और इराक़ची, इन तीनों ने मुज़ाकरात में खमनाई साहब की तरफ से दी गई रेड लाइन की खिलाफ वर्जी की और ये कोशिश की कि ईरान सरेंडर कर जाए, यानी ईरान अमेरिका के सामने झुक जाए, अमेरिका के मुतालबात मान ले। और इसके बाद फिर ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने याद कराया कि मुश्तबा खामनाई साहब का आर्डर है, दरअसल तो वो जनरल वहीदी का आर्डर है कि अमेरिका के साथ एटमी इशू पर कोई बात ना की जाए। अब अगर एटमी इशू पर बात नहीं करनी तो फिर तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं। तो यही वजह थी कि इस ख़त के बाद फिर दबाव इतना बढ़ा कि कालीबाफ को इस्तीफ़ा देना पड़ा मुज़ाकराती टीम की सरबराही से। और ये एक बड़ा अहम वाक़या है कि कालीबाफ जैसा आदमी जो कि ईरान की पार्लियामेंट का सरबराह है, और जब इसकी तकरीर हुई थी पार्लियामेंट की सरबराह के तौर पर, तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि असल में ज़िम्माम कार इसी के पास आएगी, क्योंकि मुश्तबा खामनाई साहब की सूरत हाल ठीक नहीं, उस पर भी बात करूँगा। और इस खबर पर भी कि ईरानी पासदारान कह रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई साहब पर जादू होने का ख़तरा है, तो उस पर भी बात करूँगा। तो बहरहाल उस वक्त ये कहा गया था कि खमनाई साहब चूँकि बीमार है, इसलिए अब ईरान की जो ज़िम्मेदारी है वो कालीबाफ के हाथ में आ गई है और वो सदर वज़ीर ख़ारजा वगैरह को बाईपास करके ख़ुद निज़ाम हुकूमत चलाएँगे। यानी इतना ये उनके करीबी मौलवियों का इतना करीबी आदमी समझा जाता था, लेकिन अब उसको वफ़द की सरबराही छोड़ना पड़ गई है और वो मुज़ाकराती टीम के हेड नहीं रहे। कहा जा रहा है कि जो मौलवी हज़रात हैं वो कुछ सईद जलीली साहब हैं, एक सख्त गिर आदमी, उनकी वो सईद जलीली को
काली बाग की जगह मुज़ाकराती टीम का हेड बनाया जाएगा या बना दिया गया है, इस तरह की बातें आ रही हैं। अच्छा, इससे ये भी वाज़ेह हो गया कि ये सदर ट्रंप ने जो कहा था कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान के लोग कोई मुत्तफ़िका तजवीज़ या मौक़िफ़ लेकर आएँ, तो मुत्तफ़िका तजवीज़ आने का इम्कान अब नहीं रहा, क्योंकि मुत्तफ़िका तजवीज़ तो ये होगी ना कि जब सब के सब लोग इस नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ कर लें कि हमने अमेरिका से क्या बात करनी है। जब जनरल वहीदी का जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि एटमी मसले पर बात ही नहीं करनी, तो जो लोग अमेरिका से मुज़ाकरात करके मसला हल करना चाहते हैं वो क्या तजवीज़ सामने रखेंगे। ईरान को बात तो करना पड़ेगी, अगर बात नहीं करता तो फिर ईरान के लिए इस मरतबा जो शिकंजा है वो पहले से ज़्यादा सख्त है। ईरान के मसाइल बढ़ गए हैं। अब आप देखिए कि ईरान के मसाइल इस हद तक बढ़ गए हैं कि पिछले कई दिनों से ईरान का बहुत कम तेल, वो जो एक ब्रीच करके कुछ 6 टैंकर गए थे, उनके अलावा कोई टैंकर ईरान से तेल लेकर नहीं गया पिछले एक हफ्ते में, उन 6 के अलावा। यानी जितना तेल पैदा हो रहा है वो सारे का सारा स्टोर में जा रहा है, स्टोरेज में जा रहा है, ज़ाया हो रहा है। और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि मज़ीद चंद दिनों के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के बाद, ईरान को अपने तेल के कुएं बंद करना पड़ेंगे। अगर कोई समझौता नहीं हो जाता तो ये तेल के कुएं बंद हो जाएंगे, इसलिए कि इनसे निकाला गया तेल कहाँ स्टोर किया जाएगा। इस वक्त तो ईरान ने अपने तमाम स्टोरेज के जो सिस्टम थे वो सारे तेल से भर लिए हैं। इसके अलावा ईरान के पास बहुत सारे ऐसे जहाज़ हैं जो खलीज फ़ारस में मौजूद हैं, तजारती जहाज़, जिन पर उसने तेल ज़ख़ीरा किया है, यानी कि तेल के चलते फिरते मुतहर्रिक ज़ख़ीरे वो भी भर गए हैं। तो इसके बाद ईरान अब क्या करेगा? और तेल के कुओं की एक फ़िज़िक्स साइंस होती है, कोई इस तरह का मसला होता है कि अगर उनमें से तेल मुसलसल ना निकले तो और उनको बंद कर दिया जाए तो उनके अंदर कोई ऐसा दबाव क्रिएट होता है, ज़ाहिर है पूरा एक सिस्टम तेल निकालने का, बाहर लाने का, नीचे से प्रेशर ऊपर लाने का, तो वो जब नकारा हो जाता है तो फिर उसको दोबारा बहाल करना इतना मुश्किल होता है कि गोया के नामुमकिन के करीब तरीन बात चली जाती है। अमलन वो फिर तेल के कुएँ डेड कुएँ बन जाते हैं, हालांकि उनके नीचे खरबों अरबों बैरल तेल मौजूद होता है। इसके बावजूद उनको डेड वेल कहा जाता है कि फिर ये तेल के कुएँ जो है अब किसी काम के नहीं रहे। तो इतना बड़ा नुकसान अब ईरान के पास ज़र मुबादला की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है, क्योंकि एक ज़ाहिर इतने दिन हो गए कि ईरान तेल की जो रोज़ाना बुनियादों पर जो आमदनी आती थी वो आमदनी नहीं आ रही। कुछ ना कुछ तेल वो ज़रूर बेच रहा है, ये डाज देकर, ब्रीच करके, कुछ इराक के ज़रिए, कुछ पाइपलाइनों के ज़रिए, तो लेकिन ये चीज़ उसका मुतबादल नहीं हो सकती कि दूसरे मुल्कों के टैंकर आएँ, ईरानी बंदरगाहों से तेल लें और वापस जाएं। तो इस वक्त ईरान की तमाम बंदरगाहें 4 अहम बंदरगाहों समेत बंद पड़ी हैं। उनकी नाकाबंदी है, वहाँ से कोई टैंकर आ रहा है ना कोई टैंकर जा रहा है। हाँ, वो 6 टैंकर उन्होंने ज़रूर ब्रीच किया, लेकिन ओवरऑल ये इतने दिनों में 8-10 दिन हो गए, तो इन दिनों में अगर 6 जहाज़ ब्रीच करके चले गए तो इसकी कोई काबिल ज़िक्र अहमियत नहीं रही। तो ये सूरत हाल ईरान को दरपेश है। और फिर इसके बाद आपने देखा कि ईरानी मुज़ाहमतकारों ने, यानी ईरानी अवाम के अंदर से कुछ मुज़ाहमती तंजीमें उठ खड़ी हुई हैं। उन्होंने एक रात पहले तेहरान समेत ईरान के 10 शहरों में पासदाराने इनकलाब की इमारतों पर, उनके ठिकानों पर या ख़ास मौलवियों के घरों पर ड्रोन तैयारों से हमले किए, जिस पर यह खबर शाया हुई थी कि शायद ये हमले इसराइल ने किए हैं, लेकिन इसराइल ने तरदीद कर दी कि हमने ये ड्रोन हमले नहीं किए। और उन हमलों से क्या नुकसान पहुंचा, ईरान के हुकाम ये खबर भी दबा गए। लेकिन इतना तो ज़ाहिर है कि 10 मुकामात पर ड्रोन तैयारों ने हिट किया। कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर हुआ होगा जिसकी तफसीलात नहीं आई। हो सकता है नुकसान मामूली हुआ हो सकता है कुछ ज़्यादा हुआ हो, लेकिन ये जो निशानी है कि ईरानी मुज़ाहमतकारों ने अपने तौर पर अपने ही मुल्क में पासदाराने इनकलाब के ख़िलाफ़ ड्रोन हमले करने की सलाहियत हासिल कर ली है, तो ये बात उनके लिए परेशान कुन है। अच्छा, अगर मुज़ाकराती अमल नाकाम होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की असेसमेंट यही है कि ईरान नहीं मानेगा, तो फिर इस सूरत में आपने देखा
کہ امریکہ نے اپنی جو مورچہ بندی کی ہے وہ کتنی خطرناک ہے۔ اس مرتبہ وہ کویت یا قطر یا بحرین ان اڈوں سے ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس مرتبہ اس نے ایک بحری جہازوں کا ایک یوں کہیے کہ جم غفیر اکٹھا کر لیا ہے۔ مغرب میں بحر روم کے اندر اسرائیل اور شام کے ساحلوں سے تھوڑا پرے سائپرس کے نزدیک وہاں اور اسرائیل کے ساحل کے بالکل قریب بھی 6-7 جہاز وہاں ہیں۔ ایک تو ان میں ایئر کرافٹ کیریئر ہے اور باقی دوسرے جہاز ہیں، ڈسٹرائر ہیں اور حملہ آور دوسرے قسم کے جہاز۔ پھر ایک کھیپ ان کی بحیرہ قلزم میں ہے جہاں وہ اتنے اطمینان سے براجمان ہیں کہ ایران کی یہ دھمکی گویا کہ انہوں نے نظر انداز کر دی ہے کہ وہ حوثیوں کے ذریعے ان جہازوں پر حملے کرائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس رپورٹیں ایسی ہیں کہ حوثی کوئی بڑا حملہ نہیں کر سکیں گے، ورنہ وہ بحر احمر میں اتنے زیادہ جہاز اکٹھے کر کے وہاں اسٹیشن نہ کرتا جو کہ اس نے کر دیے ہیں۔ تیسری کھیپ ان کی جنوبی یمن کے جنوب میں یعنی بحر ہند میں افریقہ کے ساحل کے کچھ فاصلے پر چند 100 میل کے فاصلے پر ایک کھیپ اس نے وہاں کھڑی کی ہے، اور چوتھی کھیپ اس نے ایران کے بالکل نزدیک خلیج عمان میں کھڑے کیے ہیں کچھ جہاز، ان میں بھی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، ڈسٹرائر ہے اور دوسرے جہاز ہیں۔ یعنی 4 مقامات پر سمندری جہازوں کے بیڑے اس نے امریکہ نے لا کر کھڑے کر دیے ہیں، اور اس مرتبہ جو امریکہ کا پلان ہے کہ وہ ان جہازوں سے حملے کریں گے، اور جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا جو مذاکرات کی یا جو ایٹمی ایشو پر بات کرنے کی مخالف ہے ان کو مارا جائے گا۔ اور کل پھر یہ خبر بھی آئی کہ خاص طور پر پاسداران انقلاب کے چیف جنرل وحیدی کو سب سے پہلے ہٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد صرف قیادت ہی نہیں ماری جائے گی بلکہ ایران کا جو انفراسٹرکچر سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یعنی سڑکوں کا نظام تباہ کیا جائے گا، پل اڑائے جائیں گے، ریلوں کا نظام تباہ کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ بجلی کا نظام بھی ختم کیا جائے گا، جس کی سزا ایرانی عوام یعنی یہ ایرانی عوام اس سے ہٹ ہوں گے۔ پاسداران سے زیادہ اس کی تکلیف ایرانی عوام کو ہوگی۔ گویا امریکہ اب اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ اس کے حملوں کی زد میں عوام آ رہے ہیں، نقصان عوام کا ہوگا یا کس کا ہوگا، وہ سب کچھ تل پٹ کرنے کا پہلے سے زیادہ بڑا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جہاں ایک تھوڑی سی ضمنی طور پر یہ خبر کہ ایک جہاز ہے جس کا نام تھا فورڈ، یہ پہلے بھی وہاں کھڑا تھا بحر روم میں، اور اس میں آگ لگ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز کے عملے نے ہی آگ لگائی تھی تاکہ اسے جنگ نہ لڑنی پڑے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ ایران کا کوئی میزائل ہٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے آگ لگی، تو اس کو پھر وہاں سے لے جایا گیا تھا یونان کی بندرگاہ پر تاکہ اس کی مرمت کی جا سکے۔ تو ہمارے پاکستانی تجزیہ نگاروں نے اور یوٹیوب پر پروگرام کرنے والے بلاگرز نے یہ اتفاق رائے سے خبر دی کہ جہاز میں اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ اب یہ کم سے کم 1 سال تک ریپیئر نہیں ہو سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی یہ آپریشنل ہو سکتا ہے۔ اب اس وقت تک کے لیے یہ جہاز بیکار ہے۔ پتہ نہیں یہ خبر انہوں نے کہاں سے لی، انہیں کیسے پتہ چلا کہ جہاز 1 سال تک ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں یہ خبر آئی کہ وہ جہاز اب مرمت کے بعد دوبارہ بحر روم میں اپنی پوزیشن پر آ گیا ہے، اور اس کھیپ میں شامل ہو گیا ہے، جہازوں کی اس کھیپ میں شامل ہو گیا ہے جو ایران پر اس نئے حملے میں شامل ہوگی۔ تو وہ جہاز پوری طرح آپریشنل ہے، اس کے اوپر جو فائٹر جیٹ ہیں اور میزائل ہیں اور باقی سارا وہ نظام ہے، میزائل شکن نظام بھی اور فوجی بھی، میرینز بھی، ہیلی کاپٹر بھی، ہر طرح کی چیز جو کسی بھی امریکی ایئر کرافٹ کیریئر میں ہوتی ہے اس میں موجود ہے، اور وہ مرمت ہو کے واپس آ گیا۔ مرمت اس سارے مرحلے میں اسے میرے خیال میں 1.5 مہینہ لگا ہے، 1.5 یا 2 مہینے لگے ہیں، 1.5 مہینہ لگا ہے، اور 1.5 مہینے کے اندر وہ واپس اپنی پوزیشن پر آ گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے تجزیہ نگار اب بھی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ایران فاتح ہے، ایران نے امریکہ کو دھول چٹا دی ہے، اور صدر ٹرمپ ناک رگڑ رہا ہے کہ میری بات سن لو، مجھے کوئی فیس سیونگ دے دو۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ، یا اگر اندازہ ہے تو وہ پھر جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں تک اطلاعات پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایران کے اندر کی صورتحال کیا ہے۔ ایران کے اندر کی صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ وہاں عوام کے پاس پیسے نہیں رہے کہ وہ ڈبل روٹی خرید سکیں، راشن خرید سکیں۔ یعنی وہ اب ایرانی عوام، انہوں نے کھانے کی راشن بندی کر دی ہے عوام نے، کہ ایک گھر
کا جو मालिक है, जो सरबराह है, अब वो ये फैसले कर रहा है कि हम दिन में इतनी रोटी खाएंगे, 1 मरतबा खाएंगे या 2 मरतबा खाएंगे, अगर 2 खाते थे तो 1 रोटी खाएंगे। यानी अब आवाम के पास, मिडिल क्लास के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो हर रोज़ मामूल के मुताबिक रोटी खा सकें। अच्छा, ईरानी ज़राए ने ये ख़बर जारी की, पासदारान के ज़राए ने ये ख़बर जारी की कि मुश्तबा खमनाई इसलिए मंजर आम पर नहीं आ रहे या हम उन्हें मंजर आम पर आने की इजाज़त नहीं दे रहे क्योंकि हमें ख़तरा है कि दुश्मन उन पर जादू करेगा। वो पहली बात तो ये है कि इससे पहले जो ईरान की 70% पासदारान की और दूसरी क्लर्जी की जो क़यादत है 70% अमरीकी हमलों में मारी गई, तो क्या उन पर जादू किया गया था या वो बमों से मरी? और दूसरी बात यह है कि ये एक ठीक है, ये लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे कि माजी की तरह अब जादू करने के लिए ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जादू का एक कुलिया जो चला आ रहा है वो ये है कि जिस पर जादू करना हो तो जादूगर उस पर जादू उसी वक्त कर सकेगा जब उस शख्स के ज़ेरे इस्तेमाल या उसके जिस्म से टच होने वाली कोई चीज़ उसे ला कर दी जाए। मसलन जूते, उसके पहने हुए कपड़े, उसके ज़ेरे इस्तेमाल तौलिया, बालों में फेरने वाला कंघा, या उसके जिस्म के कुछ हिस्से जैसा कि नाखून हैं और बाल हैं, तो या दांत टूटा हुआ। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो जादू नहीं हो सकता। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि तस्वीर सामने रखकर भी जादू हो सकता है। मुझे ये नहीं पता कि तस्वीर सामने रखकर जादू हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन इनका उज़र गलत है। इनकी जो मौक़िफ़ है कि हम खमनाई को बाहर इसलिए नहीं ला रहे कि उसकी तस्वीर को सामने रखकर उस पर जादू कर दिया जाएगा, ये 100% गलत है। इसलिए कि मुश्तबा खमनाई को बाहर ना आने की, मंजर आम पर ना आने की वजूहात कुछ और हैं। और मैंने पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूब पर प्रोग्राम होते हैं सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि खमनाई साहब की हालत क्या है। मैंने ये बताया था कि उनकी एक टांग कट चुकी है। तो अब ये तस्दीक हो गई है कि 3 ऑपरेशन उस टांग के किए गए थे, वो नाकाम रहे, जिसके बाद टांग काट दी गई और अब उनके लिए मसनूई टांग तैयार करने का काम शुरू हुआ। और मसनूई टांग से मुराद ये है कि एक तो मसनूई टांग होती है लकड़ी की या कोई इस तरह के स्टफ़ की कि जो सिर्फ टांग देखने की हद तक टांग होती है, उस पर उसको दबाव डालकर उससे चला भी जा सकता है, लेकिन वो बहुत तकलीफ दे मसला होता है। अब जो टांगें बन रही हैं मसनूई, उनमें जो मैकेनिकल सिस्टम है वो जिस्म के साथ रिद्म में आता है और वो जो मजूर शख्स है वो कदर आसानी के साथ उस पर चल सकता है। ये मशीनी टांग होती है, तो ये मशीनी टांग बनाने पर वक्त लगता है, तो ये टांग अब उनके लिए बन रही है। और फिर मैंने ये बताया था कि उनकी सीने और बाजू में भी चोट आई है, तो अब उसकी मज़ीद तफसील सामने ये आई है कि एक बाजू उनका मुकम्मल नकारा हो चुका है, कटा नहीं है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं रहा और उसके फंक्शनल होने की उम्मीद भी नहीं है, वो नकारा ही रहेगा। जिस तरह के अली खामनाई का भी एक बाजू तमाम उम्र नाकारा रहा लेकिन वो उनके जिस्म का हिस्सा रहा, इसी तरह इनका दूसरा बाजू भी ज़ख्मी है लेकिन वो उसे हिला लेते हैं। और असल बात रूनुमाई ना होने की वो ये है कि उनका चेहरा पूरे का पूरा जल चुका है, झुलस चुका है, यानी काला पड़ गया है। और ख़ास तौर पर उनके होंठ जिनका एक हिस्सा जल कर झड़ चुका है, यानी कि खमनाई साहब के दांत अब मुस्तकिल नज़र आते हैं। यानी अगर वो होंठ बंद करने की कोशिश करें तो होंठ बंद नहीं होंगे क्योंकि उनका कुछ हिस्सा कट चुका है, तो वो उनके दांत अब मुस्तकिल तौर पर नज़र आते रहेंगे। और जब वो चेहरा झुलसा हुआ हो और होंठ भी कट चुके हों और चेहरा किसी हद तक डी शेप हो चुका हो, तो उस चेहरे पर तो फिर जादू हो ही नहीं सकता। ये इनका कहना गलत है, इसलिए कि जादू के लिए शनाख्त ज़रूरी है, यानी ऐसी तस्वीर जो शनाख्त कर सके कि ये फ़लाँ आदमी है। अब किसी आदमी का चेहरा खुदा न खास्ता झुलस जाए, इस तरह जल जाए, तो उसकी तस्वीर से कोई उसे नहीं पहचान सकता कि ये वही आदमी, तो जादू कैसे होगा। तो ये तो पासदारान ने बोला झूठ। हकीकत में खमनाई साहब ना तो खुद खाना खा सकते हैं, अपने बलबूते पर उनको खाना खिलाया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, वो बात नहीं कर सकते, कोई लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकल सकता क्योंकि मुंह के अंदर भी उस बारूद के असरात पहुँचे हैं, ज़बान और तालू भी मुतासर हुए हैं, तो वो कोई लफ्ज़ बोल नहीं सकते, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। और जब बोल नहीं सकते तो फिर वो
اپنے آرڈر کیسے لکھواتے ہیں، پھر یہ پاسداران کی طرف سے کیسے خبر آتی ہے کہ مجتبیٰ خمینائی صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، یہ بیان جاری کیا ہے، یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ اصل میں یہ ساری ہدایات، سارے پیغامات، سارے بیانات پاسداران انقلاب کی کونسل اور اس کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی کے طرف سے جاری ہوتے ہیں، جن پر ٹھپا خمینائی صاحب کا لگا دیا جاتا ہے۔ وہ تو بولنے کے قابل ہی نہیں ہیں، بلکہ لکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہاتھ ان کا بالکل بیکار ہے اور ایک ہاتھ جو ہے وہ کچھ کام تو کرتا ہے لیکن اس سے لکھنا بہت مشکل ہے، یعنی کافی حد تک پورا جسم ان کا مفلوج ہے۔ اور بظاہر جو رپورٹیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں نہیں ہے، یعنی وہ زندہ رہیں گے، لیکن کب تک فنکشنل ہو سکیں گے، کب تک ان کا علاج ہوگا، ان کا بازو ٹھیک ہوگا، ان کا منہ اس قابل ہوگا کہ وہ بات کر سکے، تو یہ ابھی چیزیں واضح نہیں ہیں۔ تو یہ پاسداران انقلاب نے سراسر غلط بیانی کی ہے، اور اصل بات وہی ہے جو ایران کے اندر عوام میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ خمینائی صاحب کی حالت یہ ہے، اور ایران کے عوام کے اندر اس وقت ایک ہراسانی کی فضا ہے، خوف کی فضا ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ جس رفتار سے ایران کے پاس کیش کی کمی ہو رہی ہے تو اس کے بعد ایران کی درآمدات ختم ہو جائیں گی، اور برآمدات تیل کی تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ سارا نقشہ ہے، جس کے بعد اگر ایران کی قیادت نے اس خط کو جو لیک ہو گیا اس کی روشنی میں پاسداران انقلاب نے، ایران کے جرنیلوں نے، ایران کے مولویوں نے لچک کا مظاہرہ نہ کیا اور ایٹمی وہ جو مواد ہے یورینیم کا اس کی حوالگی پر راضی نہ ہوئے، تو ایران کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ خط لکھنے والوں کو تو پتہ ہے ہی، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ مسئلہ کچھ یہ ہے کہ پاسداران کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے بچنا نہیں ہے۔ اب اگر بچنا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں نہ محصور ہو کر، جس طرح اشتہاری مجرم کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا بلکہ گولی مار دی جائے گی، تو پھر وہ آخری گولی تک مورچہ بند ہو کر لڑتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں پولیس فورس کا جتنا زیادہ نقصان کر سکتا ہوں کروں۔ تو یہ ان کی پاسداران کی کیفیت ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ وہ کس انجام کو جائیں گے اور اپنے ساتھ ایرانی عوام کو بھی کہاں لے جائیں گے، یہ حالات پر منحصر ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ فی الحال لگتا ہے کہ فوری طور پر تو جنگ نہیں ہوگی، اور امریکہ مذاکرات کو کچھ وقفہ، کچھ مہلت دینے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔